हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फेस्टिवल की जो हमारे देश में हर 5 साल बाद आता है। और इस फेस्टिवल का नाम है इलेक्शन। लास्ट टाइम ये 2019 में आया था। अब ये 2024 में एज अ लोकसभा के इलेक्शन आने वाले हैं। तो एक बात ध्यान देने लायक है कि पिछले 1950s के बाद रेगुलरली बहुत एफिशिएंटली हमारे देश में इलेक्शन कंडक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हमें स्टडी करने की ज़रूरत है कि कौन सी ऐसी संस्था है जो इस काम को इतनी एफिशिएंटली कर रही है। तो यहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे उस संस्था के बारे में, उस इंस्टीट्यूशन के बारे में जो बहुत एफिशिएंटली हमारे देश में इलेक्शन प्रोसेस को कंडक्ट करा रही है। और वो संस्था का नाम है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सो लेट्स स्टडी अबाउट द इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया टुडे। सबसे पहले तो हम कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल की बात करेंगे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में लिखा गया है कि एक ऐसी बॉडी है जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराने की, लेजिस्लेचर के लिए एंड पार्लियामेंट के लिए। ठीक है, उसके साथ साथ आर्टिकल 324 यह भी बोलता है कि द पावर ऑफ सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन एंड द कंट्रोल ऑफ इलेक्शन आर वेस्टेड विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। यानी अगर हमारे देश में इलेक्शन हो रहे हैं तो उसके अंदर इलेक्शन को सुपरिंटेंडेंस करने की पावर, वहां डायरेक्शन देने की पावर और पूरी तरह से इलेक्शंस को नियंत्रण करने की पावर वेस्ट करती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हाथ में। और यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, और उसके बाद कुछ दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आ जाते हैं, आर्टिकल 325 एंड आर्टिकल 326, जो यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज की बात करते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर कोई भी व्यक्ति हमारे देश में 18 साल से ऊपर है, अबव 18 ईयर्स है, तो ही कैन वोट इन द इलेक्शंस ऑफ द लेजिस्लेचर एज वेल एज ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, तो यह एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। आफ्टर दैट वी कम टू द आर्टिकल 327 आर्टिकल पार्लियामेंट को पावर देता है कि वह स्टेट लेजिस्लेचर से संबंधित इलेक्शंस में भी वेरियस प्रोविजंस बना सकते हैं। यानी कि अगर किसी भी स्टेट लेजिस्लेचर के लिए इलेक्शन हो रहा है, मान लीजिए हम यूपी की बात करते हैं, और यूपी के इलेक्शंस को रेगुलेट करने के लिए कोई प्रोविजन बनाना है, तो पार्लियामेंट के पास वो पावर है कि वह ऐसा प्रोविजन बना सकते हैं अंडर आर्टिकल 327। देन वी कम टू द नेक्स्ट आर्टिकल, जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड, वो है आर्टिकल 329। 329 आर्टिकल बेसिकली बार करता है हमारे देश की कोर्ट्स को कि वो किसी भी इलेक्टोरल मैटर के अंदर इंटरफियर ना करें। ठीक है, तो हम अगर हमारे इलेक्टोरल किसी भी तरह का इलेक्शन डिस्प्यूट हो गया, ये इलेक्टोरल मैटर से रिलेटेड कोई भी मुद्दा हो गया, तो वो हम कोर्ट में नहीं ले जा सकते। उसके लिए दूसरा मैकेनिज्म हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिया गया है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। तो सबसे पहले हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्ट्रेंथ के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जहां हम स्ट्रेंथ की बात करते हैं, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में या तो एक चीफ इलेक्शन कमीशन होगा या मोर देन 1 और 2 इलेक्शन कमीशंस होंगे। और ये स्ट्रेंथ कौन डिटरमिन करता है? ये स्ट्रेंथ डिटरमिन करता है हमारे देश का प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिटरमिन करता है कि हमारे इलेक्शन कमीशन के अंदर कितने इलेक्शन कमीशंस होंगे। एक चीफ इलेक्शन कमीशन होगा, एक या एक से अधिक इलेक्शन कमीशंस होंगे। ठीक है, तो अब यहां पे है कि अब हमें देखना है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर हमें पता लगता है कि मस्ट होना चाहिए एक चीफ इलेक्शन कमीशन वहां पे होता है, और उसकी सहायता करने के लिए प्रेसिडेंट एक या एक से अधिक इलेक्शन कमीशंस को अपॉइंट कर सकता है। ठीक है, तो अब ये क्या है कि द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कैन वेरी बेस्ड ऑन द डिसीजन ऑफ द प्रेसिडेंट with the possibility of having more than one election commission in addition to the chief election commission. However, the election commission of India can also function with just chief election commission alone. तो यही बात जो मैंने आपको बोली थी, जो प्रेसिडेंट है वो डिटरमिन करेंगे कि आप जो इलेक्शन कमीशन है उनकी स्ट्रेंथ कितनी होगी। उस स्ट्रेंथ में सिर्फ एक वो चीफ इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट करके वो काम कर सकते हैं, या उनकी सहायता के लिए एक या एक से अधिक इलेक्शन कमीशन भी अपॉइंट कर सकते हैं। देन वी कम टू द टेन्योर, कि जो हमारे चीफ इलेक्शन कमीशन है या जो इलेक्शन कमीशन अपॉइंट किए गए प्रेसिडेंट के द्वारा, उनका टेन्योर क्या होगा।
सबसे पहले तो हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात करते हैं। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है उनका जो टेन्योर होता है वो या 6 साल का पीरियड होता है या अंटिल द एज ऑफ 65 विच एवर इज अर्लियर। यानी कि या तो आपने चीफ इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट किया है या तो वो 6 साल तक काम करेंगे या फिर 65 की एज तक काम करेंगे। इन दोनों में से कोई भी जो पहले होगा वहां तक उनका टेन्योर होगा। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, इफ देयर इज अ पर्सन जो 62 की एज के अंदर चीफ इलेक्शन कमीशन अपॉइंट हुए हैं, ठीक है, तो पहला रूल बोलता है कि वो 68 की एज तक कंटिन्यू कर सकते हैं 6 साल तक, बट दूसरा रूल बोलता है कि वो 65 तक ही अपने ऑफिस में रह सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों में से कौन सा अर्लियर है, 65 वाला, तो ये रूल अप्लाई होगा। वो सिर्फ 62 से 65 तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहेंगे, वो 68 तक इलेक्शन कमिश्नर चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं रहेंगे। देन हम आ जाते हैं जो अदर इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, जो इलेक्शन कमीशन के अलावा 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनका टेन्योर कितना होगा। उनका टेन्योर जनरली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिसाइड नहीं किया गया है, वो डिटरमिन किया जाता है हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो उनको अपॉइंट करता है, ठीक है। सो बट जनरली ये देखा जाता है कि जो टेन्योर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर है ना, कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सहायता के लिए जो इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट हुए हैं उनका जो टेन्योर है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के टेन्योर के बराबर होता है। जनरली ये कन्वेंशन है जो फॉलो की जा रही है, बट हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि ये कन्वेंशन फॉलो की जाए। तो नाउ वी कम टू दी अदर इंपॉर्टेंट थिंग कि व्हाट आर दी पावर ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड द अदर इलेक्शन कमिश्नर। सो इस बारे में हम ये कह सकते हैं कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो 2 दूसरे इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उन दोनों की पावर बराबर होती है और वो रिसीव करते हैं इक्वल सैलरी, इक्वल अलाउंस एंड अदर प्रीरिक्विजिट्स, ठीक है। यानी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और जो 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर हैं उनकी पावर, उनकी सैलरी, उनकी अलाउंस, ठीक है, और उनके प्रीरिक्विजिट्स ये बराबर होते हैं। और ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, ये बराबर होंगे हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज के। यानी कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर इलेक्शन कमिश्नर की पावर्स हैं, उनकी सैलरी है, उनके अलाउंस हैं, वो सब हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होते हैं। यानी जो सुप्रीम कोर्ट के जज को मिलेंगे सैलरी वही मिलेगी हमारे इलेक्शन कमिश्नर एंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। तो अब हम आ जाते हैं अगले टॉपिक के पास जो और इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ वी डिस्कस व्हाट आर द पावर एंड द फंक्शन ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स उनके पास कौन कौन सी हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स के अंदर सबसे पहले आ जाता है कि डीलिमिटेशंस की पावर उनके पास है। यानी कि वो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी को डिटरमिन करते हैं, उनको डीलिमिट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिलिमिटेशन एक्ट जो पार्लियामेंट ने पास किया है। यानी पार्लियामेंट इस केस में डिलिमिटेशन एक्ट पास करती है और उस एक्ट के बेसिस के ऊपर हमारा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज का डिलिमिटेशन करता है। जैसे हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश की टेरिटरीज का डिलिमिटेशन किया गया, ठीक है। उसके बाद सेकंड इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर आ जाती है इलेक्टोरल रोल्स के ऊपर, कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास यह भी पावर है कि वो प्रिपेयर करे और पीरियोडिकली रिवाइज करे इलेक्टोरल रोल्स को, जिसके अंदर वो सारे एलिजिबल वोटर्स को इंक्लूड करेंगे। आप ये देखते होंगे कि हर 5 साल के बाद इलेक्टोरल रोल चेंज हो जाती है। ये तो हर साल बाद भी चेंज होती है क्योंकि 17 से 18 एज के नए वोटर्स इंक्लूड हो जाते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कि जो नए वोटर है उनको एनरोल करके वो एक नया इलेक्टोरल रोल बनाए। देन वी कम टू द थर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, दैट इज द कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस, ठीक है। कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस के अंदर क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नोटिफाई करता है कि इलेक्शन जो होंगे उनकी डेट्स क्या होंगी और उनका शेड्यूल क्या होगा। तो ये भी उनकी एक पावर है, उनकी दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। देन वी कम टू द नेक्स्ट पावर। अगर हम नेक्स्ट पावर की बात करें तो वो है रजिस्ट्रेशन। यानी रजिस्टर करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को और उनको ग्रांट करते हैं नेशनल और स्टेट पार्टी का स्टेटस और उनको इलेक्शन सिंबल देते हैं अकॉर्डिंग टू देयर परफॉर्मेंस। तो बेसिकली आपने देखा होगा कि आपके स्टेट के अंदर बहुत सारी नई पार्टीज बनती रहती होंगी। अब उन पार्टीज को रिकॉग्नाइज करने का, उनको सिंबल देने का जो काम है ना, वो हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है। देन क्या है कि कोड ऑफ कंडक्ट,
ये एक कोड ऑफ कंडक्ट जारी करते हैं जिसको ऑब्जर्व करना होता है हर एक पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा और कैंडिडेट्स के द्वारा एट द टाइम ऑफ द इलेक्शन। इसको हम मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी बोलते हैं। तो ये बेसिकली एक बहुत अच्छा तरीका है कि इलेक्शन को फेयर तरीके से किस तरह से कराया जाए। तो दे बेसिकली एनफोर्स मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। देन उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर से नेक्स्ट पावर आ जाती है एडवाइजरी पावर। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पावर है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, कि ये बेसिकली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अगर कोई भी मेंबर जो पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर का हिस्सा है, अगर कुछ क्वेश्चन उठ जाता है कि किसी मुद्दे के ऊपर या किसी बात के ऊपर उनको डिस्क्वालीफाई करने की बात होती है, तो ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ये प्रेसिडेंट और गवर्नर को एडवाइस करता है। यानी हम कह सकते हैं कि डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एनी मेंबर of the parliament or the state legislature is done by the president or the governor respectively, but on the advice of election commission of India। ठीक है, नेक्स्ट रोल इसका आ जाता है कि इसकी एक पावर है क्वासी जुडिशियल पावर्स। तो ये जो हेडिंग्स होते हैं ना, ये कीवर्ड्स होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे आपको याद रखना है कि क्वासी जुडिशियल पावर, ठीक है। देन ये क्वासी जुडिशियल पावर में क्या करता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक कोर्ट की तरह एक्ट करता है ताकि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में इलेक्शन जो उनकी रिकॉग्निशन को ग्रांट करने से रिलेटेड डिस्प्यूट्स हैं और उनको इलेक्शन सिंबल अलॉट करने से रिलेटेड डिस्प्यूट्स हैं, उन डिस्प्यूट को सुलझाने के अंदर ये कोर्ट की तरह काम करता है। तो इसकी क्वासी जुडिशियल पावर है। जैसा कि अभी आपने महाराष्ट्र के अंदर देखा होगा कि शिवसेना के 2 फैक्शंस बन गए थे, ठीक है। उन 2 फैक्शन के बीच में इलेक्शन सिंबल को लेकर डिस्प्यूट था, तो वहां पे इलेक्शन सिंबल को लेकर डिस्प्यूट था, वहां पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्वासी जुडिशियल पावर का यूज करते हुए उस डिस्प्यूट को सॉल्व किया। देन वी कम टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमारे देश के अंदर इतनी इंपॉर्टेंट बॉडी है जिसका काम है फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराना। तो इंपॉर्टेंट ये भी हो जाता है कि हम किस तरह से उसकी इंडिपेंडेंस को सिक्योर करें, किस तरह से पॉलिटिकल इंटरफियरेंस उसकी इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग को इन्फ्लुएंस न कर सके ताकि वो इफेक्टिवली काम करे। तो इसके अंदर सबसे पहले जरूरत हो जाती है कि हम उसको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर प्रोवाइड करें। जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हैं, तो उनको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर कैसे प्रोवाइड किया गया है कि हालांकि उन्हें अपॉइंट प्रेसिडेंट करते हैं, बट वो प्रेसिडेंट के प्लेजर तक अपनी पोस्ट पे नहीं बने हैं। वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को उसी तरह से रिमूव किया जा सकता है जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जा सकता है, यानी और सेम ग्राउंड के ऊपर रिमूव किया जाता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जाता है। यानी कि इसके अंदर प्रॉपर पार्लियामेंट के अंदर राज्यसभा लोकसभा से बिल पास होने के बाद अगर उनके ऊपर महाभियोग चलाया जा रहा है, तब लाइक द सेम प्रोसेस विल बी फॉलोड फॉर द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनको उनके ऑफिस से डिबार करने के लिए, ठीक है। पर ये जो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है ना, ये दूसरे इलेक्शन कमिश्नर के केसेस में नहीं है। दूसरे इलेक्शन कमिश्नर को सेम प्रोसेस से निकाला जाने का प्रावधान नहीं है। अगर उन्हें निकाला जाएगा तो सिर्फ एक ही कंडीशन है कि दे कैन नॉट बी रिमूव्ड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। यानी कि अगर उनको ऑफिस से निकालना है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर उनको रिटर्न रिकमेंडेशन दे देते हैं उनको ऑफिस से निकालने की, तो दे कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम देयर ऑफिस। देन अदर इंपॉर्टेंस इज कंडीशन ऑफ द सर्विसेज। तो अगर किसी भी पर्सन को चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन अपॉइंट किया जाता है, तो उनकी जो सर्विस कंडीशन है वो दे कैन नॉट बी वेरीड टू डिसएडवांटेज आफ्टर अपॉइंटमेंट। यानी कि अपॉइंटमेंट करने के बाद वो इस तरह से चेंज नहीं की जा सकती, वो उनके लिए डिसएडवांटेजियस हों, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर कि इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड कंसर्न्स क्या हैं। बेसिकली आपने उनको अच्छे से काम करने के लिए इंडिपेंडेंस तो दे दी, बट कुछ कंसर्न्स भी हैं उनके ऑफिस से रिलेटेड। सबसे पहले तो उनका लैक ऑफ टेन्योर है, ठीक है। सबसे पहले लैक ऑफ फिक्स्ड टेन्योर है इलेक्शन कमीशंस के लिए, जिसकी वजह से पॉलिटिकल इंटरफियरेंस बढ़ जाता है इस ऑफिस के अंदर, क्योंकि जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं है, तो वो उस डर की वजह से कि पॉलिटिकल किसी तरह से पॉलिटिकल इंटरफियरेंस होकर उनको ऑफिस से निकाला जा सकता है, तो दे मे कॉम्प्रोमाइज विद देयर ड्यूटीज, ठीक है। देन सेकंड इज पोटेंशियल फॉर द पोस्ट रिटायरमेंट अपॉइंटमेंट्स, ठीक है। तो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज क्या हो जाती है कि जो हमारे रिटायरिंग इलेक्शन कमीशन है ना, वो दूसरी गवर्नमेंट पोजीशंस के ऊपर अपॉइंट किए जाते हैं। तो इससे क्या होगा कि एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और इम्पार्शियलिटी के ऊपर क्वेश्चन खड़ा हो जाता है।
फॉर एग्जाम्पल आज की डेट में अगर कोई इलेक्शन कमीशन है और वो इस आशा के अंदर काम कर रहे हैं कि अगर वो प्रो गवर्नमेंट काम करेंगे तो कल को रिटायरमेंट के बाद उनको दूसरे ऑफिस दे दिया जाएगा, दूसरा गवर्नमेंट इंपॉर्टेंट ऑफिस दे दिया जाएगा, तो दिस इज ए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। वो उनकी इम्पार्शियलिटी और न्यूट्रलिटी को प्रभावित करेगा अपने काम को करने में। देन थर्ड इज द अकाउंटेबिलिटी एंड द ट्रांसपेरेंसी की बात हम करते हैं। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी में क्या है कि देयर आर द कंसर्न्स एग्जिस्ट रिगार्डिंग द ट्रांसपेरेंसी एंड द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो देयर आर अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी रिलेटेड भी क्वेश्चंस हैं हमारे इलेक्शन कमीशन की फंक्शनिंग के अंदर। देन देयर इज अनदर कंसर्न इज द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो अभी देखो कि पोस्ट रिटायरमेंट अपॉइंटमेंट की वजह से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पैदा हो रहे हैं जो एक तरह से पब्लिक इंटरेस्ट को भी अंडरमाइन कर रहा है। देन इंपॉर्टेंट पांचवा पॉइंट हो जाता है कि इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट करने के लिए ना एक प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन नहीं है। ठीक है, तो इट रेज द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन रेज करता है कि जो ऑफिस के अंदर पर्सन गया है क्या वो एक्सपर्टीज रखता है उस ऑफिस के लिए, क्या उसके पास एक्सपीरियंस है वो काम करने के लिए। तो दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ कंसर्न ऑल्सो। देन अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास जो एनफोर्स, अगर उन्होंने कुछ डिसीजन ले लिया है बट उसको एनफोर्स कराने की उनके पास पावर्स नहीं है, तो दे हैव इनएडिक्वेट एनफोर्समेंट पावर्स। ठीक है, सो दे कैन नॉट इंप्लीमेंट देयर डायरेक्टिव्स एंड they cannot effectively tackle the electoral malpractices because they do not have the sufficient enforcement power to enforce their decision. So अब इसके बाद जो हम नेक्स्ट चीज के ऊपर आ जाएंगे कि हमने देखा कि अपॉइंटमेंट के अंदर कुछ इश्यूज हैं कि फॉर एग्जांपल जो अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट कर रहे हैं, पॉलिटिकल इंटरफियरेंस हो सकता है हमारे इलेक्शन कमीशंस की अपॉइंटमेंट के अंदर। तो इन अपॉइंटमेंट को किस तरह से बेहतर किया जाए, किस तरह से पॉलिटिकल इंटरफियरेंस कम किया जाए, किस तरह से कैलिबर जो लोग हैं, जो एक्सपर्टीज के लोग हैं उनको लाया जाए, तो कुछ रिकमेंडेशंस हैं। वो रिकमेंडेशन सेकंड एआरसी ने सबसे पहले दी थी। तो सेकंड एआरसी ने ये बोला कि भाई आप एक कोलिजियम सिस्टम बनाइए जिसको हेड किया जाए पीएम के द्वारा और उसके मेंबर हों स्पीकर ऑफ लोकसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा, लॉ मिनिस्टर एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, और ये अपॉइंट करें चीफ इलेक्शन कमिश्नर को एंड द इलेक्शन कमिश्नर को। सो द अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड द इलेक्शन कमिश्नर शुड बी बाय द कोलिजियम सिस्टम। दिस इज रिकमेंडेड बाय द सेकंड एआरसी। तो ये किसी भी तरह से एक बहुत ही ब्यूटीफुल पॉइंट है जो आपकी मेंस आंसर राइटिंग के अंदर भी बहुत दबाव डाल देगा आपके आंसर के अंदर। देन सुप्रीम कोर्ट ने भी सेम बात की है कि हमें एक ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन प्रोसेस की तरफ जाना चाहिए। देन इंपॉर्टेंट आ जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन। तो ये हमें क्या करना है कि जिस तरह से चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन प्रोवाइड है सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर के अंदर, उसी तरह से हमें जो बाकी इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनको भी इंडिपेंडेंस और उनकी इम्पार्शियलिटी सिक्योर करने के लिए उनको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन देने की जरूरत है ताकि वे भी उसी तरह से फियरलेस काम कर सकें जिस तरह से चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपनी ड्यूटी को निभा रहे हैं। देन देयर इज अबाउट द फेयर एलिवेशन। तो क्वेश्चन ये आ जाता है कि अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बनेगा। फॉर एग्जांपल देयर आर वन चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड टू इलेक्शन कमिश्नर्स। अगर हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिटायर होने वाले हैं तो क्वेश्चन आ जाता है कि भाई नेक्स्ट इलेक्शन कमिश्नर कौन बनेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि यहाँ पे एक तरह से गवर्नमेंट के पास डिस्क्रिशनर आ जाएगी कि वो अपने किसी भी पर्सन को जो उनका फेवरेट है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना देंगे। तो इंपॉर्टेंट है कि देयर शुड बी ए प्रोविजन इन द लॉ वेयर द सीनियर मोस्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑटोमेटिकली बिकम्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। यानी जो सीनियर मोस्ट इलेक्शन कमिश्नर है उसको हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट कर दें। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आ जाते हैं कि इलेक्शन कमिश्नर हमारा इश्यूज क्या क्या फेस कर रहा है अपनी फंक्शनिंग के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले आ जाता है कि उनके ऊपर एलिगेशन ऑफ पार्टीशन रोल लग रहे हैं। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर बहुत सारे एक्यूजिशन लगते हैं कि वो पार्टीशन रोल प्ले कर रहे हैं क्योंकि बहुत जगह देखा गया है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हाई प्रोफाइल इंडिविजुअल फ्लॉन्ट कर देते हैं बट इलेक्शन कमिश्नर उन्हें क्लीन चिट दे देता है। तो दिस इज वन ऑफ द इशू दैट देयर आर एलिगेशन ऑफ द पार्टीशन रोल प्लेड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सेकेंड इज द लैक ऑफ द पावर। ठीक है, सो डिस्पाइट कि ये 324 के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है पर फिर भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास इतनी पावर्स नहीं है कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को डीरेजिस्टर कर सके या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी जो उसके डायरेक्टिव्स को नहीं मार रही है उसके अगेंस्ट कंटेम्प्ट पावर्स यूज कर सके। तो ये उसकी इफेक्टिव फंक्शनिंग को कम कर देता है। फिर हम तीसरी बात के ऊपर आ जाते हैं कि लैक ऑफ प्रोएक्टिव यूज ऑफ अथॉरिटी की
कि इनके पास अथॉरिटी तो है इलेक्शन कमीशन के पास, वो प्रोएक्टिवली से यूज नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे पॉलिटिशियन कास्ट और रिलीजन के बेस के ऊपर वोट मांग रहे हैं, बट इलेक्शन कमिश्नर के पास लिमिटेड पावर है इस चीज को हैंडल करने के लिए। सो दैट इज व्हाई इलेक्शन कमीशन इज आल्सो नॉट एबल टू फंक्शन इफेक्टिवली। दीज आर द इश्यूज इन द फंक्शनिंग ऑफ इलेक्शन कमीशन। देन कंट्रोल ओवर द पॉलिटिकल पार्टीज, अदर पॉइंट है कि इनर पार्टी डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करने के लिए और पार्टी फंड को रेगुलेट करने के लिए उनके पास पावर्स नहीं है। आपने देखा होगा कि हमारे देश के अंदर एक नेशनल पार्टी है जिन्होंने बहुत टाइम से इलेक्शन नहीं कराए थे, कांग्रेस वो पार्टी है। हालांकि आप आंसर के अंदर ये प्रोमिनेंट नाम यूज नहीं करेंगे, यू कैन गिव दैट वन नेशनल पार्टी एज एन एग्जांपल। तो उन्होंने 20 साल से भी ज्यादा हो गया था, उन्होंने इलेक्शंस नहीं कराए थे और उनके अंदर इनर पार्टी डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करने के लिए किसी भी तरह से सक्षम नहीं रहा था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। देन आ जाता है पॉलिटिसाइजेशन, कि जनरली हमने पहले भी डिस्कस किया कि जो इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं ना, उनको पोस्ट रिटायरमेंट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स का थोड़ा सा उनके अंदर अलाइनमेंट रहती है, हो सकती है। तो इस वजह से ना एक्सेसिव पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ऑफिस हो सकता है ड्यू टू द पॉलिटिकल इंटरफियरेंस। ठीक है। देन नॉन ट्रांसपेरेंसी आ जाता है कि लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन द सिलेक्शन प्रोसेस फॉर चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड कमिश्नर इन्फ्लुएंस बाय द रूलिंग पार्टी। ठीक है। तो नॉन ट्रांसपेरेंसी भी है कि भाई रूलिंग पार्टी ही आपकी अपॉइंट कर देती है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर को, तो ये नॉन ट्रांसपेरेंसी का भी एक मुद्दा है। उसके बाद आपने देखा होगा कि ईवीएम के ऊपर बहुत सारे एलिगेशन लगे थे 2019 इलेक्शन से पहले कि ईवीएम इज माल फंक्शनिंग, ईवीएम कैन बी हैक्ड, सो दिस इज इरोडिंग द पब्लिक टुवर्ड्स द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्रेडिबिलिटी। देन वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट क्रिमिनलाइजेशन ऑफ द पॉलिटिक्स। ठीक है। तो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स क्या हो गया कि आज की डेट में बहुत ज्यादा मनी, मसल पावर और क्रिमिनल एलिमेंट्स पॉलिटिक्स के अंदर घुस गए हैं। इसका एक एग्जांपल एडीआर रिपोर्ट बोलती है कि हमारे 43% एमपीज है ना, वो क्रिमिनल बैकग्राउंड के साथ आए हैं। तो इलेक्शन कमिश्नर इसको भी हैंडल करने के अंदर एक तरह से असफल रहा है। तो दीज आर बेसिकली द इश्यूज विच आर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज फेसिंग। देन वी कैन से व्हाट कैन बी द वे फॉरवर्ड, कि इन इश्यूज को हम टैकल किस तरह से कर सकते हैं। तो इन इश्यूज को टैकल करने के लिए सबसे पहले तो हमें इंडिपेंडेंस और इम्पार्शियलिटी को बढ़ाना चाहिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। ठीक है। गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस को कम करना चाहिए। ये कैसे होगा? अगर हम अपॉइंटमेंट प्रोसेस से पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को खत्म कर दें और कोलिजियम सिस्टम का यूज करने लग जाएं। ठीक है। देन वी शुड स्ट्रेंथन द पावर ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अगर हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को डी रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वॉयलेशन के ऊपर एक प्रोएक्टिव एक्शन लेने की पावर दे दें तो इसे एड्रेस किया जा सकता है। देन वी कम टू द प्रोएक्टिव एनफोर्समेंट। ठीक है। तो प्रोएक्टिव एनफोर्समेंट इज दैट कि इफ देयर इज एनी पॉलिटिशियन विच इज asking the vote in the name of the caste and the religion, so ECI should be empowered to take an action against that, and ECI के पास ये भी पावर्स होनी चाहिए कि वो इनर पार्टी डेमोक्रेसी और फाइनेंशियल रेगुलेशन को पार्टीज के अंदर इस्टेब्लिश कर सके। सो इंपॉर्टेंट ये होता है कि हम ये बुलेट पॉइंट्स याद रखें। ये बुलेट पॉइंट्स अगर हम याद रखेंगे तो पेपर के अंदर बहुत अच्छा आंसर पिरो के आएंगे। बस वी शुड बैक दीज बुलेट पॉइंट्स विद एन एग्जांपल। ये जो एग्जांपल है ये सब्सटेंशिएट करते हैं आपके पॉइंट्स को। देन वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट कि हमें पोस्ट रिटायरमेंट एम्प्लॉयमेंट रिस्ट्रिक्शंस रखनी चाहिए इलेक्शन कमीशन के ऊपर, ताकि उनकी किसी भी तरह से न्यूट्रलिटी और इम्पार्शियलिटी हैम्पर ना हो। वी शुड मेंटेन द ट्रांसपेरेंसी इन द अकाउंटेबिलिटी इन द अपॉइंटमेंट प्रोसेस एज वी टॉक्ड अर्लियर। ठीक है। देन ईवीएम सिक्योरिटी एंड द ट्रस्ट बिल्डिंग के ऊपर हमें काम करने की जरूरत है ताकि लोगों का विश्वास बना रहे। एंड वी शुड गो फॉर द लीगल रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है ताकि सिंप्लीफाई किया जा सके प्रोसीजर्स को और कॉम्बैट किया जा सके क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को। तो हमने यहाँ पे एक तरह से डिस्कस किया कि किस तरह से व्हाट आर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रेलेवेंट आर्टिकल्स कौन से हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कंपोजिशन क्या है, उनमें टेन्योर क्या है। ठीक है। टेन्योर किसी इलेक्शन कमीशन का कितना होता है, व्हाट आर द पावर्स ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर। देन वी टॉक्ड अबाउट द फंक्शन, और फंक्शन भी 3 तरह के होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव, एडवाइजरी एंड क्वासी जुडिशियल। देन हम डिस्कस करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के इंडिपेंडेंस को मेंटेन करने के लिए क्या क्या प्रोविजंस रखे गए हैं। देन वी कम टू द कंसर्न्स जो इलेक्शन कमिश्नर से रिलेटेड है स्पेसिफिकली। देन इलेक्शन कमिश्नर की जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस को स्ट्रेंथन करने के लिए क्या किया जा सकता है। और नेक्स्ट चीज हमने कवर की कि इलेक्शन कमीशन के अंदर इश्यूज क्या क्या हैं। तो वो पॉइंटर लिखने के बाद हमने वे फॉरवर्ड सजेस्ट किया कि अगर हम ये स्टेप्स लेंगे तो ये जो इश्यूज हैं इनको टैकल किया जा सकता है। आई होप ये जो लेक्चर था ये आपको
बहुत हेल्पफुल रहा होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को समझने में और उसका कंटेंट याद रखने के अंदर, और हाउ टू यूज दैट कंटेंट इन मेंस एग्जामिनेशन। थैंक्स अ लॉट, बाय।